नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एक्ट 2047 के समापन के अवसर पर ग्रैंड फिनाले में लिया भाग। कहा कि कुसुम योजना से किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं, ऊर्जा दाता भी बन रहे हैं। द शुगर टेक्नोलॉजिस्टिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 80वां वार्षिक सम्मेलन गोवा में किया गया आयोजित। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि चीनी के क्षेत्र में अब हम न केवल आत्मनिर्भर हैं बल्कि दूसरे देशों को भी कर रहे हैं निर्यात। 20% मिश्रण के लिए एथेनॉल आवश्यकता पूरी करने के लिए आत्मनिर्भर मॉडल करना होगा विकसित। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने मिनिस्टर्स डैशबोर्ड का किया शुभारंभ। डैशबोर्ड से मॉनिटरिंग में मिलेगी मदद, योजनाओं से जुड़ी जानकारी, राज्यों का प्रदर्शन, उनकी सफलता और खामियां भी देखने को मिलेंगी। लद्दाख करगिल में कई स्थानों पर बाढ़ का कहर, करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान, कई मकानों, नहरों, सड़कों, खड़ी फसलों, खेतों और पेड़ों को पहुंची क्षति। लद्दाख में मंडलायुक्त सौगत बिस्वास ने बाढ़ प्रभावित गांव का किया दौरा, राहत पुनर्वास कार्यों का लिया जायजा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एक्ट 2047 के समापन के अवसर पर ग्रैंड फिनाले में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि कुसुम योजना से किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जा दाता भी बन रहे हैं। बीते वर्षों में हमने ऊर्जा के क्षेत्र में पिछली बहुत सी कमियों को दूर कर पावर सेक्टर को मजबूती दी है। और जैसे हमारे मंत्री जी भी बता रहे थे कि कितना कुछ किया गया है। आपको याद होगा, आजादी के 70 साल बाद भी 18,000 गांवों तक बिजली नहीं पहुंच सकी थी। आज के नए भारत में गांव-गांव में लोग बिजली का उत्पादन कर सके, इस दिशा में काम हो रहा है। कुसुम जैसी योजनाओं से हमारे किसान अन्नदाता भी हैं, ऊर्जादाता भी बन रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। और इस अवसर पर वीडियो के माध्यम से योजना की जानकारी भी दी गई। भारत ने पिछले 8 वर्षों में पावर सेक्टर में अभूतपूर्व प्रगति की है। पावर फॉर ऑल के विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व में आजादी के बाद पहली बार आज हर गांव और हर घर तक बिजली पहुंची है। वहीं बिजली की आपूर्ति में बड़ा सुधार आया है। बिजली की सहज उपलब्धता से लोगों के जीवन में हुआ है सकारात्मक बदलाव और विकास के उजाले से वंचित रह गए दूर दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंची है तरक्की और विश्वास की रोशनी। उजाला और कुसुम जैसी योजनाओं से गांव गरीब के जीवन में खुशहाली आई है। हमारे मेहनती किसान अब अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता बन रहे हैं। विकास के पथ पर तेजी से बढ़ते भारत की भविष्य की जरूरतों के लिए ये जरूरी है कि हमारा बिजली तंत्र 21वीं सदी के लिए हो तैयार। विकास को और गति देने के लिए ये आवश्यक है कि बिजली आपूर्ति का इंफ्रास्ट्रक्चर बने मॉडर्न, सभी तक सतत विद्युत आपूर्ति हो सुनिश्चित और हमारी बिजली कंपनियां बने आत्मनिर्भर। इसी सोच के साथ बिजली वितरण के आधुनिकीकरण की दिशा में एक अहम कदम है पुनरुत्थान आधारित वितरण क्षेत्र स्कीम। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की ये होलिस्टिक योजना बनाएगी देश के बिजली वितरण क्षेत्र को सशक्त। ये योजना सुनिश्चित करेगी निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली कंपनियों के ऑपरेशनल लॉस में कमी और कंपनियों का फाइनेंशियल टर्न अराउंड।
बिजली उपभोक्ता इस योजना के केंद्र में है। उन्हें मिलेगी प्रीपेड स्मार्ट मीटर की सुविधा तथा गलत बिजली बिल के झंझट से मुक्ति। इससे उपभोक्ता को पावर कंजम्पशन से जुड़ी सटीक जानकारी समय पर मिलेगी और बिजली के इस्तेमाल पर उनका पूरा नियंत्रण होगा। साथ ही रिचार्ज के आसान विकल्प की सुविधा भी मिलेगी। भारत में 25 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत कृषि फीडर सेग्रीगेशन पर भी बल दिया जाएगा, यानी खेती के लिए किसान साथियों को मिलेगा डेडिकेटेड फीडर। ये फीडर सौर ऊर्जा से संचालित होगा, जिससे कृषि क्षेत्र में पावर सप्लाई बेहतर और सुविधाजनक होगी। देश का विद्युत वितरण तंत्र होगा फ्यूचर रेडी और उपभोक्ताओं को मिलेगी वर्ल्ड क्लास बिजली प्रणाली। बनेंगे स्मार्ट उपभोक्ता और देश बढ़ाएगा आत्मनिर्भरता की ओर कदम। आजादी के इस अमृत काल खंड में भव्य और समृद्ध भारत बनाने के संकल्पों की सिद्धि में पुनरुत्थान आधारित वितरण क्षेत्र स्कीम निभाएगी अहम भूमिका। और आगे बढ़ते हैं, जहां दी शुगर टेक्नोलॉजिस्टिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 80वां वार्षिक सम्मेलन 28 और 29 जुलाई 2022 को गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भारत सरकार की नीतियों को आगे ले जाने में चीनी उद्योग के प्रयासों की सराहना की, जिसके कारण पेट्रोल में 10% एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका है। उन्होंने कहा कि चीनी के क्षेत्र में अब हम न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि अन्य देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्पादकता बढ़ाने तथा प्रत्येक हितधारक तक लाभ सुनिश्चित करने के लिए खेत से फैक्ट्री तक काम करना होगा। 2014 के पहले एथनॉल में सिर्फ 1.9 पॉइंट हो रहा था और आज हम 10% को पार करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि हम विदेशी कंपनियों पर कब तक निर्भर रहेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सम्मेलन गन्ना किसानों तथा पुराने चीनी संयंत्रों के पुनरुद्धार के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने चीनी उद्योग को एक सीमा तक परिवर्तित करने और वर्तमान समय में व्यवहार योग्य बनाने में वैज्ञानिकों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी अनेक समस्याओं का समाधान बनने जा रही है और चीनी उद्योग को आगे की ओर देखना चाहिए। बीइंग अ गोवा इज अ स्मॉल स्टेट्स और यहाँ पे शुगर ग्रोअर और शुगर इंडस्ट्रीज भी ज्यादा नहीं है, फिर भी उन लोगों ने पूरे देश भर में से यहाँ आके हमारी ऊर्जा बढ़ाई। तो डेफिनेटली हमारी शुगर इंडस्ट्री और शुगर ग्रोअर इससे स्फूर्ति लेके हमारे यहाँ पे ज्यादा शुगर ग्रो होगे। उस 2 दिन के कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। डेफिनेटली इनसे द रिसर्च इनोवेशन शुगर इंडस्ट्रीज में जो आना है, शुगर के अलावा तो ये इथेनॉल प्रोडक्शन जो 10% पे गया है, इसका प्रोडक्शन और भी हो और इसमें ज्यादा इनोवेशन और रिसर्च हो। और माननीय मोदी जी का जो कहना है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमेशा के लिए कहते हैं कि हर सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो। इस सेक्टर में हम तो ऑलरेडी आत्मनिर्भर हैं, इससे भी आगे जो फार्मर्स आगे जाए, इसलिए मैं सभी फार्मर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मिनिस्टर्स डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। ये कवायद प्रधानमंत्री के तकनीक का इस्तेमाल कर समाज को सशक्त करने और ज्ञान युक्त अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से मेल खाती है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई योजनाएं जारी की हैं, ताकि भारत में नई तकनीकों, प्रजनन कार्यक्रमों, बीमारी नियंत्रण और उन्मूलन कार्यक्रम, डेयरी और मांस प्रसंस्करण अवसंरचना की स्थापना कर मानव संसाधन के विकास जैसे कदम उठाकर पशुपालन क्षेत्र को मजबूत किया जा सके। ये योजनाएं एक निश्चित समय अवधि लेकर काम करती हैं और इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक निश्चित समय के बाद इनका मूल्यांकन जरूरी होता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और बेहतर प्रशासन की संस्कृति के विचार के अनुरूप इस डैशबोर्ड से मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। साथ ही योजना के आंकड़े वास्तविक समय में मिल पाएंगे। डैशबोर्ड से दृश्य आंकड़ों के जरिए योजना के प्रमुख सूचकांक भी देखने को मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रभारी राजदूत
आर अरविंद ने कहा है कि संघर्ष विशेष रूप से विकासशील देशों में खाद्य, उर्वरक और ईंधन सुरक्षा पर चिंताओं को बढ़ा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध ने दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा पर असर डाला है। इस बीच भारत ने अनाज और उर्वरकों के निर्यात पर रूस और यूक्रेन के बीच संयुक्त राष्ट्र की ओर से हाल ही में किए गए समझौते का स्वागत किया और उम्मीद जताई है कि इसे सभी पक्षों द्वारा गंभीरता से लागू किया जाएगा। साथ ही आगाह किया है कि अकेले ये उपाय देश के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं और खाद्य सुरक्षा की चिंताओं को दूर करें। आर अरविंद ने कहा कि भारत ने पिछले 3 महीनों में अफगानिस्तान, म्यांमार, सूडान और यमन सहित जरूरतमंद देशों को 1.8 मिलियन टन से अधिक गेहूं का निर्यात किया है। और कृषि मजदूरों की कमी के चलते किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कृषि क्षेत्र में कृषि यंत्रों के महत्व को देखते हुए सरकार आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन एवं एग्री एम्बुलेंस की लॉन्चिंग की। एग्रीकल्चर ड्रोन के माध्यम से 4 एकड़ खेतों में आधे घंटे के भीतर ही दवा का छिड़काव हो सकेगा। मशीन के माध्यम से दवा की मात्रा भी निर्धारित की जा सकेगी और अमूमन एक किसान को इसके लिए 1 एकड़ हेतु 3 घंटे का वक्त लगता है और ग्रामीण क्षेत्रों में छिड़काव के लिए लेबर मिलने में भी परेशानी होती है और इसके माध्यम से किसानों की समय की भी बचत होगी और समूह की आय भी बढ़ेगी। एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन के साथ ही एग्री एम्बुलेंस भी होगी, जिसमें एग्रीकल्चर लैब की सुविधा भी होगी, जिसमें किसान सॉइल टेस्टिंग करा सकेंगे। प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री को बताया है कि इसके माध्यम से खेती किसानी में काफी सुविधा हो सकेगी। ये पीपीपी मॉडल पर काम करेगा। 20 गांव में एक मशीन के माध्यम से कार्य हो सकेगा। ये कार्य समूह करेगा। ड्रोन के संचालन के लिए समूह के युवाओं को ही प्रशिक्षित किया जाएगा। एग्री एम्बुलेंस में खेती किसानी के लिए संपूर्ण सुविधा होगी। इसमें जैविक खेती की उपलब्धता भी होगी। और लद्दाख में करगिल में कई स्थानों पर भीषण बाढ़ के कारण करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। कई मकानों, नहरों, सड़कों, खड़ी फसलों, खेतों और पेड़ों को क्षति पहुंची है। लद्दाख के मंडलायुक्त सौगत बिस्वास ने बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया और राहत तथा पुनर्वास कार्यों का जायजा भी लिया। उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत की। मंडलायुक्त ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नुकसान का अनुमान लगाने की प्रक्रिया तेज करने और स्थिति में सुधार की योजना जल्द तैयार करने को कहा है। इस वर्ष देश में मानसून का वितरण असामान्य रहने से किसानों की खरीफ फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इस वर्ष जहां कुछ राज्यों में बहुत अधिक वर्षा से बाढ़ के हालात हैं, तो कुछ राज्यों में कम वर्षा से सूखे की स्थिति बनी हुई है। सूखे से प्रभावित राज्यों में बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं। राज्य में सूखे की स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए डीजल की खरीद पर अनुदान देने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार राज्य के किसानों को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कृषि फीडर से 16 घंटे की निर्बाध बिजली उपलब्ध करा रही है। सरकार ने किसानों से इसका उपयोग करने की अपील की है। वहीं जो किसान डीजल पंप सेट से सिंचाई कर रहे हैं, उन्हें अनुदान देने के लिए 29 जुलाई 2022 से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ भूमि के लिए ही डीजल अनुदान दिया जाएगा। जो भी किसान डीजल पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, वह किसान अधिकृत पेट्रोल पंप से डीजल क्रय के उपरांत डीजल पावती रसीद, जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक अंकित हो, वही मान्य होगा। इस योजना का लाभ किसान 30 अक्टूबर 2022 तक ही ले सकते हैं और इसके बाद खरीदे गए डीजल पर अनुदान नहीं दिया जाएगा। बिहार के किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना अवश्य है। और आइए अब देखते हैं देश भर की मंडियों का भाव। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में जीरे के सौदे तेजी के साथ हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में 750 रुपए का उछाल आया। यहाँ 28 जुलाई को जीरे के सौदे 20,000 रुपए पर हुए। 29 जुलाई को इसमें 750 रुपए की भारी बढ़त आई और भाव 20,750 रुपए पर आ गया। राज्य की हलवद मंडी में भी जीरे का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहाँ 28 जुलाई को जीरे का भाव था 21,875 रुपए, जो कि 29 जुलाई को 375 रुपए के उछाल के बाद 22,250 रुपए हो गया। वहीं गुजरात की द्रोल मंडी में 28 जुलाई को जीरे का भाव था 18,390 रुपए,
जो कि 29 जुलाई को 865 रुपए की भारी गिरावट के बाद 17,525 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। 28 जुलाई को जीरे का भाव रहा 19,855 रुपए, जो कि 29 जुलाई को 45 रुपए की बढ़त के बाद 19,900 रुपए हो गया। साल 2020-21 में हुआ जीरे का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में जीरे का कुल निर्यात 1,19,000 टन था। वहीं साल 2017-18 के दौरान जीरे का निर्यात 1,43,670 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान जीरे के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और ये 1,80,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में जीरे का निर्यात 2,14,190 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान जीरे के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला और ये 2,99,000 टन के पार पहुंच गया। वहीं हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। वैसे इस साल मसालों की पैदावार में कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान 1,09,00,000 टन मसालों की पैदावार हो सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार 1,11,00,000 टन के आसपास थी। इसी तरह जीरे की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जो बीते साल 7,95,000 टन रही थी। शुक्रवार को मसूर के भाव में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। ज्यादातर मंडियों में इसने मामूली फेरबदल के साथ कारोबार किया। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 28 जुलाई को मसूर का भाव रहा 7,100 रुपए, जो कि 29 जुलाई को 20 रुपए की तेजी के बाद 7,120 रुपए हो गया। यहीं की लखीमपुर मंडी में 28 जुलाई को मसूर की खरीद 6,740 रुपए पर हुई, जो कि 29 जुलाई को 10 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 6,750 रुपए हो गई। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में मसूर के सौदे नरमी के साथ हुए। 28 जुलाई को यहां मसूर का भाव था 7,520 रुपए, जो कि 29 जुलाई को 20 रुपए टूटकर 7,500 रुपए पर रह गया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर मंडी में मसूर के सौदे स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 28 और 29 जुलाई को भाव 6,011 रुपए पर टिका रहा। घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 14,40,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज महज 14,90,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 50,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। वहीं इस साल भारत में कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 22,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ये 2,54,60,000 टन रही थी। और आइए अब देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। असम में किसान साली धान की रोपाई जारी रखें। यहाँ के मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी वाले इलाकों में मूंग, उड़द और तिल की बुआई की जा सकती है। पंजाब में बासमती धान की रोपाई कर सकते हैं। इसी तरह दिल्ली में मक्का की बुआई और 20-25 दिन पहले बोई गई धान की रोपाई कर लें। बिहार के उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदानी इलाकों में मिर्च की बुआई कर लें। यहाँ के उत्तरी इलाकों में सूरजमुखी की बुआई की जा सकती है। वहीं दक्षिण बिहार जलोढ़ इलाकों में धान की रोपाई कर लें और अरहर की बुआई जारी रखें। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी इलाके में मौजूद जशपुर जिले में 30 दिन पुरानी धान की पौध रोप लें। वहीं छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में सोयाबीन, मूंगफली और मक्का के खेतों से फालतू पानी निकालने की व्यवस्था करें। ओडिशा में रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, ग्वार, तिल और अरंडी की बुआई इस समय कर सकते हैं। ओडिशा के उत्तर मध्य पठारी इलाकों में धान की नर्सरी तैयार की जा सकती है। यहाँ के उत्तर पश्चिमी पठारी इलाकों में अदरक और हल्दी की बुआई करें। गांगेय पश्चिम बंगाल के तटीय हिस्सों में अमन धान की रोपाई जारी रखें। यहाँ के न्यू जलोढ़ इलाकों में अरहर और सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठारी इलाके में दलहन, तिलहन और सब्जियों के खेतों में जमा पानी को निकाल दें। यहाँ के सतपुड़ा पहाड़ी इलाके में टमाटर, बैंगन, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई करें। गुजरात में 20 से 25 दिन पुराने धान की रोपाई जारी रखें। गुजरात के दक्षिण में अरहर, तिल, मूंग, उड़द और सोयाबीन की भी बुआई इस समय की जा सकती है। यहाँ के उत्तरी सौराष्ट्र में अरहर और अरंडी की बुआई करें। वहीं टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी और फूल गोभी की रोपाई कर लें। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्री ने बैठक में कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा और खाद्य संकट पर चिंता जताते हुए कहा कि इस संकट को दूर करने के लिए तत्काल इसका समाधान करने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले स्थित वाणीगाम बाला इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। पुलिस और सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुठभेड़ तब हुई कि जब सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया। हाई स्पीड इंटरनेट सेवा के लिए 5वीं पीढ़ी यानी कि 5G के स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है। ये नीलामी 5वें दिन भी जारी रहेगी। इस नीलामी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब तक हुए 16 दौर में कुल 1,49,623 करोड़ रुपए की बोलियां आ चुकी हैं। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार शाम से ही बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहने से मौसम खुशनुमा रहेगा। और किसान समाचार में आपको बता दें कि बारिश इस वक्त दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है और इसकी वजह से मौसम भी खुशनुमा हो गया है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।